नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। राम मंदिर का केस जो डिसाइड हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, ऐतिहासिक फैसला आया है। 134 साल का मुकदमे का इतिहास ख़त्म हुआ एक तरह से। 500 साल का झगड़ा, मतलब जो ज़मीन को लेकर के या मंदिर मस्जिद को लेकर शुरू हुआ, कई मामलों में ऐतिहासिक है। लेकिन इस पूरे मामले में जैसे जैसे 1045 पेज का पन्ना आप पलटेंगे, वैसे वैसे कई ऐसी चीज़ें चौंकाने वाली मिल रही है कि समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से लोगों ने मुकदमा दायर किया और किस तरीके से केस को लड़ा। ख़ास बात यह है कि जिस 1500 गज की ज़मीन जो डिस्प्यूटेड है, उसके मालिकाना हक को लेकर के लड़ाई हो रही थी, वो ज़मीन किसी की है ही नहीं। वो ज़मीन नजूल की है और सरकारी भूमि है, और सरकारी भूमि पे कोई दावा कर ही नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद दावा किया गया और सरकार इसमें पार्टी बनी ही नहीं। यानी कि जो ज़मीन का मालिक है वो उसमें पार्टी बना ही नहीं। ज़मीन सरकार की, दावा किसी और का, मुकदमा कोई और पक्षकार लड़ रहा है, एक बात। दूसरी बात कि दावा नहीं बने। निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। निर्मोही अखाड़ा इस बात को लेकर कि वहाँ पे शिवायत का उसका अधिकार रहे, मैनेजमेंट का अधिकार रहे, और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों एक तरह से 180 डिग्री के उस पर खड़े हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते रहे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस रामलला विराजमान के फेवर में ये डिसीजन हुआ है, वो रामलला विराजमान तो एकदम सबसे लास्ट में आकर के पार्टी बने हैं और 89 में। और वो भी आप जान करके ताजुब करेंगे कि बीएचपी या राम जन्मभूमि न्यास या जो भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, संघ वगैरह वगैरह, उनमें से किसी ने इस बात की पहल नहीं की। पहल किसने की? तो कांग्रेस के एक नेता ने पहल की थी। हुआ ये था 1986 में तो राम मंदिर का ताला खुला था और 1989 में जो है शिलान्यास हुआ था वहाँ पे अयोध्या में। उसके लिए वीएचपी और जितने भी हिंदूवादी संगठन थे आंदोलन चला रहे थे। राजीव गांधी जो है प्रधानमंत्री थे, केंद्रीय गृह मंत्री जो है बूटा सिंह थे, नारायण दत्त तिवारी यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। और अब ये हुआ कि नारायण दत्त तिवारी नहीं चाहते थे कि शिलान्यास हो, ऐसा कहते हैं। राजीव गांधी इस बात के पक्षधर थे कि वो हो जाना चाहिए और इसके लिए उन्होंने बूटा सिंह को भेजा। जब वो शिलान्यास कार्यक्रम वहाँ पहुँचने वाला था, लोग पहुँचना शुरू हो गए थे। फिर इनकी एक आपस में मीटिंग हुई, तो मीटिंग में ये बात हुआ कि भाई ये वो कि मंदिर बनना चाहिए। तो उन्होंने, बूटा सिंह ने सवाल उठाया कि मंदिर बनना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, मंदिर बनना चाहिए। तो मंदिर बनेगा कैसे? ऐसे जैसे आप लोग कर रहे हैं, ऐसे तो मंदिर नहीं बन पाएगा। मंदिर बनेगा या तो संसद में कानून ला करके या कोर्ट से मुकदमा जीत करके, कोर्ट के थ्रू होगा। तो फिर क्या करें? तो बताते ये है कि फिर उसी दौरान उन्होंने ये सुझाव दिया कि रामलला विराजमान जिसको आप लोग बार बार बोल रहे हैं, उस रामलला विराजमान को तो पार्टी बनाइए। तब जाकर कहते हैं कि उसको ले करके उनकी बात पे मंथन हुआ, वकील से राय ली गई और उसके बाद वो पार्टी बने। तो पूरा वाकया कुछ इस तरीके से हुआ था कि 1989 से पहले बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर 3 मामले अदालत के सामने थे। 1989 से पहले 1951 में गोपाल सिंह विशारद गए थे, याचिका दायर कर रामलला की पूजा करने का अधिकार मांग रहे थे। और जबकि 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने मंदिर के प्रबंधन के अधिकार देने की बात की थी। और 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड पहली बार 1961 में गया कि ये जो है इसका मालिकाना हक, इसका टाइटिल जो है इनको दिया जाए, भूमि का स्वामित्व। 88-89 में जब राम जन्मभूमि के आंदोलन चरम पर था, इसी दौरान तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह विहिप नेताओं को समझाया, विश्व हिंदू परिषद की, कि इस तरीके से तो मंदिर नहीं बनेगा। फिर क्या किया जाए? उनका कहना था कि चूंकि अदालत में किसी ने भी, मतलब एक सुन्नी वक्फ बोर्ड गया था 1961 में कि इसका मालिकाना हक, इसका टाइटल, इसका स्वामित्व हमें दिया जाए, कि उसको छोड़ करके आप लोगों ने तभी तक दावा किया नहीं। तो किसी ने भी मंदिर के भूमि के स्वामित्व की मांग नहीं की है, इसलिए अदालत से जब भी फैसला होगा तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के हक में होगा। ये बूटा सिंह समझा रहे हैं बीहिप के इतने बड़े बड़े नेताओं को, जिसमें बड़े बड़े वकील भी थे। और फिर जो है उनके समझाने के बाद ये तय हुआ सुप्रीम की जो है इसमें पार्टी बनना चाहिए। तो कहा जाता है कि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंद्रन राय के मुताबिक बूटा सिंह ने ही पटना में सिविल मामलों के विशेषज्ञ पूर्व एडवोकेट जनरल लाल नारायण सिन्हा से मिलने की सलाह दी। सिन्हा ने ही उन्हें रामलला विराजमान की ओर से दायर याचिका दायर करने की सलाह दी, जबकि देवकी नंदन अग्रवाल जस्टिस थे उन्होंने इसके बाद 1989 में रामलला विराजमान और जन्म स्थान के बतौर विधिक अभिभावक इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर राम जन्मभूमि पर स्वामित्व उन्हें सौंपने की मांग की। ये है पृष्ठभूमि। इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा मुकदमों का इतिहास 1989 में जा कर के रामलला की तरफ से जो है मांगा जा रहा है कि ये इस पे स्वामित्व हमें दिया जाए।
तो इस तरीके से ये 1989 में बूटा सिंह की सलाह पे पहली बार रामलला विराजमान इसमें पार्टी बने। उसके पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड 1961 में उसका स्वामित्व मांगा था, और जो निर्मोही अखाड़ा गया था या गोपाल सिंह विशारद गए थे, वो एक सेवायत का अधिकार मांग रहे थे, दूसरे जो है मैनेजमेंट का अधिकार मांग रहे थे, और कोई किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं था कि रामलला विराजमान को भी मतलब स्वामित्व मांगा जाना चाहिए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सरकारी ज़मीन, और सरकार जो है इसमें कहीं पार्टी नहीं, सरकार ने कहीं नहीं कहा कि हमारी ज़मीन है, आप लोग कौन। तो एक तरीके से सरकारी ज़मीन को लेकर के इतनी बड़ी लंबी मुकदमेबाजी चली, और जो है सरकार चुपचाप मौन होकर तमाशा देखती रही। बाद में सरकार भी इन्वॉल्व हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खैर, अब तो सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन हो चुका है, और अब ये देखने वाली बात है कि जो ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया है केंद्र सरकार को, वो ट्रस्ट जो है क्या जो सोमनाथ का मंदिर है उसके तर्ज पे बनता है, या वैष्णो देवी के तर्ज पे बनता है, या और बहुत अलग अलग मॉडल है ट्रस्ट का कि उनके मॉडल पे बनता है। क्योंकि ये चूँकि राम मंदिर को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन चला है, तो विश्व हिंदू परिषद और न्यास और भी जितने हिंदूवादी संगठन हैं, इन्होंने लंबा संघर्ष किया है। तो भाई निर्मोही अखाड़ा है, निर्वाणी अखाड़ा है, और वहाँ के बहुत सारे पक्षकारान हैं, तो वो चाहेंगे कि इसमें उनका प्रतिनिधित्व हो। तो और जैसे कि श्री श्री रविशंकर वगैरह बाद में जुड़ गए थे। तो ये देखने वाली बात होगी कि उस ट्रस्ट में किसको जगह दी जाती है, किसको जिम्मेदारी दी जाती है, सरकारी प्रतिनिधित्व कितना रहता है, केंद्र का कितना रहता है, प्रदेश सरकार का कितना रहता है। एक बात लगभग तय बताई जा रही है कि इसमें जो है अहम रोल जो अब होने वाला है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय का होने वाला है। क्योंकि विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद जो 93 में एक्ट पास हुआ था, उस एक्ट के पास होने में ही ये अधिकार दिया गया था कि आगे चल करके ऐसे ऐसे ट्रस्ट या बोर्ड का गठन किया जाएगा, और ट्रस्ट और बोर्ड जो है वो उसमें उसके सेक्शन के तहत वो ट्रस्ट और बोर्ड के गठन में जो है गृह मंत्रालय की भूमिका होने वाली है। उस एक्ट में ही ये प्रोविज़न है। और एक बार फिर से जो है अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है, इस पूरे उसको प्रकरण को लीड करेंगे, जैसे कि उन्होंने 370 खत्म होने के बाद कश्मीर मसले को लीड किया था, और एक तरह से अपनी मजबूत छवि साबित की थी। और जैसे पर्दे के पीछे से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं अजीत डोभाल, वो संभालते रहे हैं सब कुछ। इस मामले में भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा की पूरी कमान उन्हीं को दी गई थी, और पैरेलल राज्य सरकारों के पैरेलल जो है व्यवस्था पूरी तरह से वो संभाले हुए थे। कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात रखना है, कहाँ से अलर्ट मोड में कब सूचना मिलनी है, तो क्या एक्शन लेना है, इसकी पूरी कमान वही संभाले हुए थे। तो एक बार फिर इस मंदिर मामले में भी अमित शाह और डोभाल का रोल बढ़ गया है। देखते हैं कि कब इसका ऐलान होता है ट्रस्ट का। और दूसरी बात कि ये कहा जा रहा है कि रामनवमी से पहले जो है मंदिर निर्माण जो है शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि रामनवमी के ही दिन को चुना जाए, क्योंकि जो इसके शिल्पकार हैं, आर्किटेक्ट हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं खुद वहाँ पे रह करके इसको बनवाना चाहता हूँ, और एक मंजिल के लिए तो पूरी तैयारी है। देखते हैं, जैसे कुछ अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।